जी जी, अनलमेंट के बाद 10 दिन, 10 साल के लिए, जी जी, 10 साल के लिए जमीन काश्तकारी के लिए दी जाती है, ठीक है, 10 साल के लिए। अच्छा जी, आगे आ जाए सेक्शन नंबर 87 के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने सेल के लिए कह देना है, आपकी जमीन सेल के लिए चली जाएगी। अच्छा, सेक्शन नंबर 87 देखिए, प्रोक्लमेशन ऑफ अटैचमेंट और अनलमेंट ऑफ असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लमेशन। अच्छा जी, जाहिर बात है सेल के लिए जानी है। प्रोक्लमेशन का क्या मतलब होता है? ऐलान करना। ऐलान किया जाएगा कि इस जमीन की नीलामी होने जा रही है। अब वो ऐलान कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। ये चीज याद रखनी है, कलेक्टर ऐलान करेगा कि ये जमीन बिकने जा रही है, ये कलेक्टर ने कर देना है। अच्छा, वो कहता है कि जब ये ऐलान किया जाएगा तो ये कहाँ कहाँ पे इसके इश्तिहार लगाने हैं इन्होंने, ऐलान के इश्तिहार। इश्तिहार जो इनके लगेंगे वो हर पब्लिक प्लेस पे लगेंगे। कहाँ लगेंगे? हर पब्लिक प्लेस के ऊपर, तहसीलदार और कलेक्टर के ऑफिस में भी लगाया जाएगा। 3 जगहों के नाम लिख लें, तहसीलदार के दफ्तर में, कलेक्टर के दफ्तर में और हर पब्लिक स्पेस पे। डन हो गया, आगे चलें। अच्छा, सेल ऑफ होल्डिंग। अब आप लोगों की जो सेल ऑफ होल्डिंग है ना, अब ये चीज समझनी। अब यहां से बातें फिर समझने वाली आ गई हैं आपकी, आज है सर। अब यहां से ना पहले समझिएगा, फिर आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 87 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक होता है, अब यहां से अब आप लोग समझे। अपने पास कॉपी पेंसिल निकालें और चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पूरा चार्ट बनवा के देने लगी हूँ। सेल की बात आई। सेल के लिए सैंक्शन, मैंने आप लोगों को एक लफ्ज पढ़ाया हुआ है। सैंक्शन का मतलब होता है इजाजत लेना। इजाजत किससे ली जाएगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजाजत देगा। कंफर्मेशन कौन देगा? सेल की जो कंफर्मेशन है वो देगा आप लोगों का कमिश्नर। डन हो गया। कमिश्नर ने मंजूरी देनी है सेल की, लेकिन इजाजत पहले आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेनी पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा? इजाजत देगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो कलेक्टर है वो क्या करेगा? कलेक्टर का काम है सेल के प्रोसेस को आगे लेकर जाना, ठीक है। कलेक्टर का काम है सेल के प्रोसेस को आगे लेकर जाना, ठीक है। अच्छा जी, सेल का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो कलेक्टर हम लोगों ने देखा कि नोटिस इशू करेगा, ऐलान करेगा बकायदा। वो ऐलान जो है आप लोगों का 30 डेज के अंदर अंदर, वो कहेंगे कि हम लोग जो है कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग ये जमीन की नीलामी रखेंगे। लेकिन उस नीलामी के लिए ना ही फ्राइडे को कंसिडर किया जाएगा, ना ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमें किसी किस्म की कोई सरकारी छुट्टी आएगी। क्योंकि आपकी हुकूमत ये चाहेगी कि जो हम लोग नीलामी के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल हो। अगर जुम्मे का टाइम आ गया, जुम्मे का दिन आ गया, तो लोग अवेलेबल नहीं होंगे। अगर कोई सरकारी छुट्टी आ गई, लोग अवेलेबल नहीं होंगे। इसीलिए आप लोगों का कलेक्टर जब ऐलान करेगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की नीलामी के लिए दिन सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करते हैं? यहां तक समझ आई बात? अगर बीच में इसके दौरान अगर आप लोगों का डिफॉल्टर उठकर आता है और वो ये कहता है कि मेरे पास पैसे हो गए, मेरी जमीन की नीलामी ना की जाए, रोक दें भाई नीलामी, तो आपके कलेक्टर के पास ये पावर है कि वो इस नीलामी को रोक सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन एक शर्त पे पोस्टपोन करेगा। पोस्टपोन एक शर्त ये होगी उसकी कि भाई वो रीजन बताएगा कि किस रीजन पे पोस्टपोन की जा रही है, और वो रीजन उसका रिटर्न फॉर्म में होगा। आपके कलेक्टर का जो रीजन होगा ना,
वो रिटर्न फॉर्म में होगा, तभी आप लोगों की नीलामी जो है इनकी रोकी जा सकती है। अच्छा जी, अब सेल कैसे होगी? सेल हमेशा आपकी पब्लिक ऑक्शन के जरिए होगी। जो सेल होनी है ना जमीन की, जो नीलामी ऐलान वगैरह करवाना है, उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं पब्लिक ऑक्शन, यानी लोगों के सामने बोलियां लगेंगी। अच्छा जी, अब पब्लिक ऑक्शन कुछ इस तरह की होगी कि आप लोगों की पब्लिक ऑक्शन के दौरान जमीन किसको दी जाएगी? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड लगाएगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा, यानी जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, उसको जमीन दे दी जाएगी। इतनी बात बताएं किसको क्लियर हो गई है यहां तक? यहां तक किसको क्लियर हो गई है? हाईएस्ट बिड तक किसको क्लियर हो गई है बात? हाईएस्ट बिडर तक क्लियर हुआ है बात? खाता चले। अच्छा, हाईएस्ट बिडर ने बोली लगा दी। अब आगे देखें, अब आगे की कहानी सुनिएगा। आगे की कहानी कुछ ये है कि पेमेंट, बोली तो लगी है, बोली लगा दी, बंदे ने कह दिया, अब बंदा पेमेंट कैसे करेगा? ये भी तो बात है ना। हुकूमत कहेगी कि तुमने बोली लगा दी है, अब तुम एक काम करो कि 25% ऑन द स्पॉट पे कर दो। क्या? 25% उस हाईएस्ट बिडर ने ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट को पे करना है, ऑन द स्पॉट। क्लियर हुई बात इतनी? जो बाकी 75% है वो आपने 30 दिन के अंदर पे करना। जो बकाया 75 है वो कितने दिनों के अंदर पे किए जाएंगे? वो 30 दिन का टाइम देगी हुकूमत के, 30 दिन के अंदर हमारे बाकी पैसे भी जमा करवा दिए जाए। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके आगे भी कुछ दो चीजें आती हैं। वो क्या चीजें आएंगी देखें। अगर आपका हाईएस्ट बिडर वहां पे कह दे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी ने ये सोचा नहीं कि अगर आपके हाईएस्ट बिडर ने कह दिया कि भाई मैं एकदम से 25% कहाँ से ला कर दूं? आवाज आ रही है मेरी? ना बोले, मैंने भी नहीं बोलना। मैं भी नहीं, मैं भी चुप करके बैठ दूंगी। मैंने भी नहीं बोलना। आवाज तो सही है, लेकिन आप लोग भी तो बोले ना, हाल ही मैं ही बोलती जा रही हूँ। अब भाई ऐसे भी तो लोग आ जाते हैं ना। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है ना। पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। अब एक अगर वो उसने कह दिया कि भाई मेरी जेबों में के अंदर तो पैसे ही नहीं है भाई, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, तो वहां पे दो ऑप्शन आ सकती हैं। या तो आपका वो कहेगा कि मैंने पे नहीं करना, नो की ऑप्शन आएगी। या तो वो कहेगा ऑन द स्पॉट ये ले भाई पैसे, और मैं जो हूं ना जमीन मेरे वाले करें। दो काम है। अगर तो वो कहता है कि हाँ, तब उसको 25% पे करेगा, बाकी 30 दिनों के अंदर अंदर 75% पे कर देगा। ये कहानी यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो सिरे से ही ना कर देगा, तो आपकी दोबारा से जमीन की बोली लगाई जाएगी, दोबारा से बिड स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी एक मसला है। अब मसला क्या है? क्या पता, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, छोटी अमाउंट बता रही हूँ, छोटी सी अमाउंट बता रही हूँ। क्या पता पहले जो हाईएस्ट बिड थी वो आप लोगों की 10 लाख की लगी है। ठीक है। अब आप लोगों की जो बिड लगनी है, सॉरी, आप लोगों की जो बिड लगी है वो कितने कितने लाख की लग गई है? वो फॉर एग्जाम्पल 7 लाख की लग गई है। ऐसी बात हो गई। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत उस बंदे की गर्दन पकड़ेगी जाके और उसको कहेगी कि पहले हमारी हाईएस्ट बिड 10 लाख की लगी थी, अब जब तुमने ना की है उसके बाद हाईएस्ट बिड हमारी 7 लाख की लगी है।
तो इसके अंदर जो 3 लाख का वक्फा आया है, जो पैसे बीच में आ गए हैं, 3 लाख का गैप आया है, वो 3 लाख तुमने पे करना है जिसने नो कहा है। बात समझ में आई है? पैसे कैसे निकलने हैं हुकूमत ने, किसी बंदे को नहीं बख्शना उन्होंने। उन्होंने सिर्फ उसे कहना है तुमने पहले हाँ क्यों की, हाँ, फिर तुमने ना क्यों की। तुम्हारी ना की वजह से जो है ना, हमारी इतनी जो बिड है ना वो नीचे चलेगी है। जो बीच में गैप आया है ना, जो फासला आया है पेमेंट का, वो तुमने पूरा करना है, तुम ये खाता पूरा करोगे। अच्छा जी, अब आगे। तो था ही उसके पास, था ही नहीं ना, तो वो क्या 3 कैसे पे कर। वो पे हुकूमत फिर उसके पीछे पड़ देगी, उसकी जमीनें बिकवाएगी, सारा कुछ करेगी, सारा इसी तरह चलेगा। एक चीज याद रखिएगा, एक मेरी चीज याद रखिएगा। एग्जैक्टली exactly, नवीदा सोच समझ कर बोलना चाहिए था, यही बात है। मजाक नहीं है कि आप बोली में आ रहे हैं और आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप बोली लगा के कह रहे हैं। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, उनको अपने बंदों का पता है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑन द स्पॉट जिसने ना कर दी बिड लगा कर, सारा कुछ होकर, तो अगर हमारी दूसरी बिड जो है वो कम पैसों में गई तो वो पैसे वो बंदा पूरे करेगा, ठीक है। 25% पहले ऑन द स्पॉट देना कंपलसरी है, हर हाल में देना है, ठीक है। अगर अब आप एक चीज देखें ना, मैं क्या बात बताने लगी थी, मैंने बात भूल गई है। अच्छा, अब आप एक चीज देखें, हम लोग है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों के बिल आते हैं, बिजली का आ गया, सुई गैस का आ गया, फलाना आ गया, फॉर एग्जाम्पल हम बिल पे नहीं करते, हमारा मीटर कट जाता है। आपको क्या लगता है कि मीटर कट गया तो हुकूमत चुप करके बैठ जाएगी? हुकूमत चुप नहीं करेगी, हुकूमत हमारी जमीनें बिकवा कर भी वो अपना बिल पे करेगी, ये बात याद रखिएगा। हुकूमत कभी भी 1 रुपया भी अपने खाते का माफ नहीं करती, चाहे उसको किसी की जमीनें बिकवानी पड़े, जो भी कहिए। तो हम एग्रीकल्चर की बात करें, मैं नॉर्मल अपने बिल्स की बात करी, हमारे जो हमारे पानी सुई गैस बिजली के बिल आते हैं, ये भी अगर कोई बंदा ना पे कर पाए तो हुकूमत आपकी बिकवाने पे जमीनें बिकवा देती है हुकूमत, कि हमारे खाते पूरे करें। अच्छा, अब वो देखे ना, ये साइड तो हमारी क्लियर होगी कि भाई वो बंदा किस तरह फंसा। अब अगली कहानी सुने। अगली कहानी ये भी तो हो सकती है ना कि एक बंदे ने 25% ऑन द स्पॉट दे दिया, 75% के लिए उसके वहां पैसे ही नहीं आए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। वो कहता हो कि भाई 75% भी करके दे दूंगा, जिधर मैंने 25% दिए हैं 75 भी दे दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? बेटा ये जो 75% जिसने नहीं ना देना, इसकी भी खैर नहीं है। आ जाए भाई, इस 75% वाले को देखते हैं हम। अच्छा जी, हाँ, कुछ भी हो जाए वहां ने पैसा देना ही देना है। आप एक चीज देखें कि अगर उसने 30 दिन के अंदर 75% ना पे किया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका 25% जब्त कर लेगी, रेवेन्यू अफसर वो जब्त करेगा पैसे। बात क्लियर हुई? आपका 25% जब्त हो जाएगा, जो आपने दिया होगा। गवर्नमेंट अपने पास वो पैसा 25% रख लेगी, उसको कहेगी निकलता हो इधर से, कोई तेरा 25% तुझे वापिस नहीं मिलना, निकल जाओ। धक्के मार के निकाल देगी, फिर दोबारा से बोली शुरू करेगी, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, अगर तीसरी ऑप्शन ये है कि उसने 75% भी पे कर दिया, जब 75% पे कर दिया तो यहाँ पे यस की ऑप्शन आगे आ जाएगी। कमिश्नर यहाँ पे ठप्पा लगा देगा कि जमीन आपके नाम हुई, जाए भाई। सेल कंफर्म कर देगा कि भाई जमीन की ट्रांसफर, जमीन की सेल फलाने बंदे के नाम हो चुकी है, और उस जमीन को रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप एक देखें ना, आप लोगों की जमीनें इंतकाल करवाते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे होता है ना, पैसे देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रियां करवानी पड़ती हैं। तो इसमें आपको रजिस्ट्री नहीं करवानी पड़ती, जो आप ऑक्शन में जमीन खरीदेंगे। बात सुनकर रूल है भाई का मतलब, अब मैं
मैं किसी कलेक्टर और कमिश्नर से या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पूछ के आती हूँ, क्यों नहीं करा रहे आप इसको रजिस्ट्री। कहीं से पैसे छोड़ रहे हैं तो छूटने देना। ये भी पैसे पड़वाना चाहते हैं, हुकूमत के क्या, उन्होंने रजिस्ट्री के पैसे ले लेने हैं। नाम पे कर दी ना, ऑर्डर देगा आपका कमिश्नर, बकायदा ऑर्डर देगा, सारा कुछ करेगा बकायदा, हर चीज आपके पास ऑर्डर आएगा, हर चीज आएगी, आपके नाम चलेगी जमीन। आपको सिर्फ रजिस्ट्री के पैसे पूसे नहीं करने देंगे। कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है आपको। आपके पास कमिश्नर को ऑर्डर है, उसने बकायदा आपको सारे कागजात देने हैं, सब कुछ देना है, वो आपकी तो ऑलरेडी रजिस्ट्री हो गई है। आप ये सुने समझें कि आपकी रजिस्ट्री इसी के अंदर हो गई है। बात समझ में आई है, रजिस्ट्री इसी के अंदर कवर हो गई है ना, जमीन तो आपके नाम कर दी है उन्होंने। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि कोई सवाल है इसके अंदर। अब आप ये खुद बैठ के पढ़ने लगते तो मुझे ये बताएं कि समझ आनी थी किसी को ये 25% और 75%, ये पढ़ने के लिए बैठते आप लोग सेक्शन पूरे, तो समझ आनी थी। बताएं मुझे जरा, अपने दिमागों के ऊपर हाथ रख के बताएं मुझे जरा, कभी भी नहीं आनी थी, मैं कहती हूँ नहीं आनी थी। ये आपको, हाँ ये आपको पढ़ के समझ ही नहीं थी आनी कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, इन सेक्शन के अंदर लिखा क्या हुआ है। और आप एक चीज, ये चीज चेक करें कि वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टा मारा है, जो सिर्फ रट्टे वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पूरी पूरी फाइलें उठाई हैं, इंटरनेट के ऊपर बने बनाए एमसीक्यूज को रट्टा मारा है, तो वो बच्चे पेपर में कैसे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। हम, आप अपने देखें ये कॉन्सेप्ट, जब तक नहीं क्लियर होंगे आप पेपर में एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर सकते। एक एक लव्स एमसीक्यूज आपका पूरा का पूरा एमसीक्यूज के गेम चेंज कर जाता है। अब 25% के हम लोगों ने तीन सिनेरियो पढ़े हैं, एक वो जो बंदा 25% दे देगा, एक वो जो बंदा इनकार कर देगा, एक वो बंदा होगा बीच में जो पूरी पेमेंट कर देगा। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब ये कहानी सुन ली है ना, अब आगे चलते जाएं, अब आगे इसको पढ़ते हैं। चलें, अनलमेंट का हो गया, ऐलान देख लिया हम लोगों ने, तहसीलदार कलेक्टर के ऑफिस में पब्लिक प्लेस के ऊपर जाके भाई इश्तेहार लगा दें। सेल ऑफ होल्डिंग, अब यहाँ पे आए, सेल ऑफ होल्डिंग किधर गई है, हाँ सेल ऑफ होल्डिंग देखें। मैंने क्या बात की थी आपसे अभी थोड़ी देर पहले, कि हम लोगों ने सैंक्शन किससे लेनी है, गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, इजाजत देगा, पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजाजत देगा, ये मैं पढ़ाया पहले आपको, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने यही पढ़ा है। सैंक्शन कौन देगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजाजत देगा, ठीक है। मंजूरी किसने देनी है, आपका कमिश्नर, फिर आगे मंजूरी देगा प्रॉपर, ठीक है। फिर आपका जो कलेक्टर है वो आगे प्रोसेस इसका चलाएगा, ये तीन चीजें याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। वो आगे चल के बारी बारी चीजें आप लोगों की आती जाएंगी। अच्छा जी, आगे, अगले आगे चलते हैं भाई। आगे की बात करें तो इफेक्ट ऑफ सेल ऑन इनकम्बरेंस, ये जरा सुन ले मेरे से, इनकम्बरेंस क्या है। अच्छा जी, वो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा डिफॉल्टर है, यहाँ पे इनकम्बरेंस का देखिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा डिफॉल्टर है, ठीक है, बीच में उठकर एक प्राइवेट बंदा आ गया, वो आके कहता है कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ था, इसने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है। शराज उठ के आ गया, भाई इन्होंने तो मेरे पैसे देने हैं। तो क्या हुकूमत, इनकम्बरेंस का मतलब होता है चेंज करना, क्या हुकूमत अपनी उस नीलामी के अंदर या अपनी सेल के अंदर कोई चेंजिंग लेकर आएगी, नहीं लेकर आएगी। हुकूमत अपनी सेल के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं लेकर आएगी। हुकूमत पहले अपना काम करेगी, फिर बाद में कहेगी कि तुम्हारे जो खर्चे हैं ना सारे, वो बाद में देखते रहना, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी सेल में कोई चेंजिंग नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 89 के इनकम्बरेंस का सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है कि
प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वो कहता है कि अगर पहले हम लोगों ने मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है आपको? मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे पहले हम लोग, वो जो पीछे उन्होंने फसलें वगैरह उगा दी हैं। भाई अगर किसी बंदे की मूवेबल प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी हुकूमत का रेवेन्यू पूरा नहीं होता, हुकूमत की वाजबात पूरे नहीं होते, तो हुकूमत कह दे कि इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी बेच दे, इसकी जमीनें भी बेच दे। ये ऑर्डर कौन देगा? ये ऑर्डर कलेक्टर देगा। ये देखें, ये ऑर्डर कलेक्टर ने देना है। भाई आपके बैंक लोन रहते हैं आपका। मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा मर गया है ना, उसके कफन दफन के भी पैसे रहते हैं ना, तो हुकूमत कहेगी पहला मेरा खर्चा पूरा करो, जो पैसे बचेंगे उसका कफन खरीद लेना। ये चीज है। आपका बैंक ऑफ पंजाब है, आपका कोई भी बैंक है, पहले रेवेन्यू दे, रेवेन्यू 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 दे पहले, बाद में बाकी हुकूमतें खर्चे देखते जाएं। ये आपका अपना कानून, आपकी अपनी हुकूमत ये कहती है पहले हमारा खर्चा दें, फिर बाद में जितने। अब आप एक चीज देखें, बिल हुकूमत के नहीं है, बिल भी तो हुकूमत के हैं ना। बिजली जो वो बंदा इस्तेमाल करता रहा है, जो कुछ करता रहा है, वो भी तो हुकूमत के खाते में ही पैसे जाने हैं। अब आप देखें, आपका लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाला जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है कि पहले हमारा खाता पूरा करें, आपका बिजली के बिल वाला वापडा आपसे काम पूरा कर लेगा, आपका सुई गैस का बिल होगा उसका डिपार्टमेंट पूछ लेगा इससे, आपके जो आपका गवर्नमेंट बैंक का है कोई खाता, वो आपसे बैंक पूछ लेगा, आप पहले हमारे पैसे दें। हर इदारे ने अपने डिफॉल्टर के लिए असूल बनाए हुए हैं, ठीक है, रूल्स बनाए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल बैंक है ना, बैंक गवर्नमेंट का बैंक, उन्होंने अपने असूल बनाए होंगे कि हमारा बंदा डिफॉल्टर अगर हो जाता है तो उसे पैसे किस तरह निकालने हैं। हर बंदा अपने अपने तरीके से और बंदे को फंसाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एग्रीकल्चर वाले का पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई है? क्लियर हुई बात अली कि नहीं आई? कुछ पल्ले पड़ी बात? चलें आगे आ जाए। अब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाएगा, फिर वही सारा प्रोसेस चलना है, राइटिंग में देने ऑर्डर, फिर उसके जाके, मतलब वो जो पीछे हम पूरा प्रोसेस पढ़ के आए हैं ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर भी वही सारा कुछ आना है। वही इसी तरह बंदे को, बंदे की वो करके आनी है, ऑक्शन लगेगी, बिड लगेगी, वो सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस उसका वही होगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 90 कहता है कि भाई हम मूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, डिफॉल्टर की इमूवेबल। एग्जैक्टली exactly. हमने गवर्नमेंट को हर हाल में पे करना है। आगे आ जाए भाई, ये किधर चलेंगे, 91 पे आ जाए। 90 हो गया, 91 पे आना है। रेमेडीज ओपन टू पर्सन डिनाइज हिज लाइबिलिटी फॉर एन एरियर, अगर कोई बंदा, अगर कोई बंदा आकर ये कह दे कि मुझे ये ऑक्शन कबूल नहीं है, ठीक है, या अगर वो ये आके कह दे कि भाई ये ऑक्शन जो है वो गलत हुई है, मैं अपनी पेमेंट पे करने के लिए तैयार हूं, रोक दिया जाए सारा कुछ, तो क्या होगा? तो ये होगा पे अंडर प्रोटेस्ट। ठीक है, ये एक वर्ड याद रखना है, पे अंडर प्रोटेस्ट। ये है, ये लिखा हुआ है, अंडर प्रोटेस्ट। ठीक है, आपका जो वो बंदा है वो सिविल कोर्ट में जाकर केस दर्ज कर सकता है, केस दायर कर सकता है, लेकिन बात फिर वही होगी, एरियर्स तो पे करने हैं उसने, लेकिन फिर उस ऑक्शन के ऊपर, उस पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर हुकूमत का जितना खर्चा आया था वो भी वो पे करेगा। और जब तक हुकूमत, जब तक वो सिविल कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेकर आएगा तब तक आपका ऑक्शन रुकेगी नहीं। डन होगी बात? अदरवाइज आपकी सेल कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। ये आपकी रेमेडीज कहती हैं कि भाई ये भी तो रास्ता बता दें कि अगर कोई बंदा आ गया है, उसने आके कह दिया कि रोक दो, बस कर दो, ठीक है, मैं इस ऑक्शन को नहीं मानता, या वो कह दे कि मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, तो इस सूरत में भी कोई रास्ता उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा कि भाई जाए सिविल कोर्ट में जाए, जाके ऑर्डर लेकर आए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का जितना पैसा लगा है ना सारा कुछ, वो भी पूरा करना है इसने, जितना खर्चा खुर्चा है। डन हो गया?
अच्छा जी, आगे आ जाए। प्रोसीजर ऑफ सेल। अभी पीछे सेल का प्रोसीजर पढ़ाया ना, इसको आज हम पढ़ते हैं। सेल का प्रोसीजर मैं पढ़ा के आई थी पीछे पूरा। ये पूरा इसको आपने रीड करना है, सेल के प्रोसीजर को, कि वो क्या करेगा, वो डेट और टाइम प्लेस वगैरह ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ना है। ये आगे पूरा का पूरा, ये दोबारा से आगे आ रहे हैं, ये सारा कुछ आगे आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी बात है अली, ऐसी बात। अच्छा जी, ये देखें, ये प्रोसीजर जो है ना सेल का, अब आप एक चीज देखें, पहले नंबर पे डेट और टाइम और प्लेस है सेल की, कौन बताएगा, ये देखें डेट और टाइम सेल की। फिर आगे पावर और सेल को पोस्टपोन करना, ठीक है। ये पावर और सेल को पोस्टपोन, अब ये वही सारे बारी बारी आगे उन्होंने बता दिए हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऊपर वाला नहीं पढ़ा रही, मैं ये वाले सारे पढ़ा रही हूँ, इसको फिर आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हर सेक्शन को उन्होंने मजीद आगे खोल के बताया होगा। अच्छा, वो कहता है इंडेमनिटी। वो कहता है कि अगर आपके अच्छा जी, इंडेमनिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई गलती हो जाती है कलेक्टर से या रेवेन्यू ऑफिसर से, किसी भी किस्म की कोई मिस स्टेटमेंट जारी हो जाती है या कोई चीज ओमिशन रह जाती है किसी भी ऐलान के अंदर सेक्शन नंबर 92 के तहत, तो वो कहता है कि आपका रेवेन्यू अफसर किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं होगा, शैल नॉट बी answerable for any error, misstatement or omission in any proclamation under section 92। हमारे गवर्नमेंट के बंदों को कोई कुछ नहीं कह सकता, गलती दूसरों की है, बात इतनी है, ठीक है। सेक्शन नंबर 94 ये कहता है कि भाई आप लोगों ने जो कॉपी है पब्लिकेशन की, वो तहसीलदार को उसके ऑफिस में, कलेक्टर के दफ्तर में, और आपने पब्लिक प्लेस के ऊपर जाकर लगाकर आनी है, चस्पा करके आनी है कि भाई ये ले भाई, ऐलान कर रहे हैं हम बिड का, आ जाइएगा, ठीक है। टाइम और डेट कौन बताएगा? टाइम और डेट जो है, पीछे मैं बता चुकी हूँ आपको कि 30 डेज का टाइम होगा। आपका ऑर्डर जो पब्लिश होगा प्रोक्लेमेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपकी होगी डेट बिड के लिए। फ्राइडे नहीं होगा और ना ही कोई हॉलीडे होगा, इसके अलावा वर्किंग डेज के अंदर किसी भी किस्म के करवा सकते हैं आप। पोस्टपोन करने की पावर किसके पास है? कलेक्टर के पास है, ठीक है। राइटिंग फॉर्म में होगा सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, स्टे फॉर सेल। स्टे फॉर सेल यानी स्टे लिया जा सकता है सेल के ऊपर, ये मैंने आपको पहले बता के आ चुकी हूँ, ठीक है, कि स्टे किस तरह लिया जा सकता है सेल के ऊपर, ठीक है। देखिए ना, इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी द सेल शैल बी स्टे, स्टे लिया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात पूछी है कि सेल करते हुए उसके ऊपर स्टे लिया जा सकता है, आपने कहना है जी हाँ लिया जा सकता है। 98 कहता है डिपॉजिट बाय परचेजर इन केस ऑफ सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले कितने परसेंट पे करना है? 25%। अभी पीछे कहानी स्टोरी सुना के आई, 25% पे करना है पहले, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू पे डिपॉजिट, अगर वो पे नहीं करता फिर बताएं क्या होगा उसके साथ। स्टोरी सुना के आई हूँ मैं पीछे सारी। अगर वो पे नहीं करता दोबारा से बिड लगेगी। अगर वो पे नहीं करता 25%, गवर्नमेंट 25% अपने पास रखेगी और दोबारा से बिड लगाएगी। अगर वो कहता है मेरे पास तो खाली पैसे है ही नहीं, हाँ, जब्त, ये जो उसने पैसे दिए ही नहीं तो जब्त कैसे हो गए? फेलियर टू पे डिपॉजिट 25% की बात कर रहे हैं, अगर उसने 25% दिए ही नहीं तो दोबारा से बिड नहीं लगेगी। अभी वो आगे देगा, अभी आगे आगे आएगा, वो बंदा आगे आएगा जिसने 25% देना है। हाँ बस ऐसे ही आपने यही समझना है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है नवीदा। टाइम फॉर पेमेंट इन फुल, 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, अगर वो 25% पे कर देता है 75% के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आगे वो कहता है प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर वो 30 दिन के अंदर 75% नहीं पे करता तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फोर्टिफाइड कर देगी, उसकी पेमेंट जो है वो जब्त कर ली जाएगी। क्लियर होगी बात? 25% जब्त कर ली जाएगी और फिर उसको कहेंगे बच्चे जाओ आप, तुमने हुकूमत के साथ मजाक किया था ना, 25% दे के 75% नहीं दिया था, चलो निकलो शाबाश।
25% नहीं देना हमने वापस। आगे क्या है, रिपोर्ट टू सेल। ठीक है, सेल की रिपोर्ट जो है वो कौन देगा, कलेक्टर जो है वो कमिश्नर को भेजेगा। एप्लीकेशन टू सेट ये जो सेट असाइड सेल वो भी कमिश्नर के पास जाएगी। ठीक है, कंफर्मेशन का ऑर्डर कौन देगा, वो भी आप लोग का कमिश्नर देगा, ये पीछे मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ। रिफंड और डिपॉजिट और परचेज मनी व्हेन सेल सेट असाइड। ठीक है, अगर सेल गलत हो जाए, अगर सेल गलत हो जाए तो क्या किया जाएगा। वो कहता है अगर सेल गलत हो जाए ना, अगर सेल उनकी तरफ से गलत हो गई है, मेरी बात सुनो, सेल उनकी तरफ से अगर गलत हो गई है तो वो जो पैसे हैं वो वापस डिपॉजिट किए जाएंगे उसी बंदे को, शराफत से दे देंगे वो पैसे। हाँ ना नवीदा, मैं पीछे बता के आई हूँ ना, सेकंड बिड अगर कम हो गई है ना, तो वो जो फर्क है ना वो आपके जिसने मजाक किया था ना गवर्नमेंट के साथ 25% मैं नहीं दूंगा, उसको पे करना पड़ेगा। अगर बिड बढ़ गई है तो वो फिर उसकी जान छूट गई है, अगर कम होती ना तो फिर उसको पे करना पड़ना था। अब वो कहते हैं कि इन केस कि आपकी जो सेल है वो खराब हो गई है, वो गलत हो गई है, तो वो कहते हैं कि वो जो पैसे हैं ना वो दोबारा डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे, उसी परचेजी के अकाउंट में भेज देगी गवर्नमेंट। लेकिन उसके लिए आपका जो कमिश्नर है वो ऑर्डर करेगा, उस सूरत में पैसे वापस भेजे जाएंगे, अदरवाइज पैसे हम रिफंड नहीं करेंगे। आपका कमिश्नर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कहेगा कि हाँ भाई हमारे से ये सेल गलत हो गई है तो हम आपको पैसे वापस भेज रहे हैं आपके अकाउंट में। ठीक है। अच्छा जी। हाँ वो करते नहीं है, लेकिन उन्होंने असूल इतना इतना खतरनाक लिखने के बाद एक अच्छा लिख दिया तो उसमें कुछ अच्छा तो रहने दे। एक अच्छा उन्होंने लिख दिया सेक्शन तो क्या जाता है, जी बताएं। कुछ नहीं हो गया, एक अच्छा लिख दिया उन्होंने, कोई नहीं करते वापिस वैसे, लेकिन फिर भी लोगों को तसल्ली तो देनी थी ना कि हम वापिस भी करते हैं। चले आगे आ जाए। अब जाहिर बात है पोस्टपोन हो गई है, रीसेल करनी है, जाहिर बात है किसी भी तरीके से आपकी वो बिड जो है वो पोस्टपोन हो सकती है ना। या आपके बिड वाले ने पैसे नहीं दिए, बिडर ने पैसे नहीं दिए, या आपका डिफॉल्टर आके रोक गया, या स्टे ले लिया, तो वो कहता है इससे इस तरह आपकी क्या की जाएगी, दोबारा फ्रेश प्रोक्लेमेशन की जाएगी, दोबारा से नई फ्रेश ऐलान किया जाएगा, फिर वो पेपर चस्पा होंगे, फिर बिडर आएगा एक 25% वाला, 75%, ये सारी गेम दोबारा से खेली जाएगी, फ्रेश प्रोक्लेमेशन होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है लास्ट आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट है, ऑन कंफर्मेशन ऑफ सेल पोजेशन और सर्टिफिकेट टू बी ग्रांटेड टू परचेजेस। अब आप ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये जरा सुनिएगा। अच्छा, वो कहता है कि अल्लाह भला करे अगर आपकी सेल हो गई है, बिडर ने 75% भी दे दिया, सारा कुछ हो गया, आगे कंफर्मेशन लेटर कौन देगा। कंफर्मेशन लेटर जो है, मंजूरी जो है उस जमीन की आपका कमिश्नर दे देगा कि भाई ये जो है जमीन फलाने बंदे ने खरीद ली है, इसकी मंजूरी आप लोगों का कमिश्नर देगा। अब आगे लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड होगी ना तो दोबारा ज्वाइन करना है। अच्छा, कंफर्मेशन दे दिया। अब हालात क्या होंगे कि सेल के बाद जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो कलेक्टर इशू करेगा, वो सर्टिफिकेट जो होगा कि भाई ये जमीन इसने खरीद ली है, उसका सर्टिफिकेट जो ऊपर सिग्नेचर होंगे वो आपके कलेक्टर के होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके लिए जो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा उस सर्टिफिकेट का नाम होगा न्यू परचेज सर्टिफिकेट। नाम क्या होगा, न्यू परचेज सर्टिफिकेट नाम होगा, जो आपका कलेक्टर इशू करेगा। अगर वो पेपर में आपसे पूछे क्या